आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम पिछले एक्सरसाइज में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाना सीख चुके हैं और उन समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाना भी सीखा था। यहाँ पर अब हमें रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना सीखना है। तो हम जानते हैं कि जब भी किन्हीं भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाया जाता है तो उसमें दो रेखाएं होती हैं उस ग्राफ पर। अब यहाँ पर दो रेखाओं की जो स्थितियां हैं वो तीन स्थिति होती है। या तो फिर दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, या फिर तीसरा दोनों रेखाएं संपाती हो सकती हैं। तो इन रेखाओं की जो ये तीन स्थितियां हैं, ये स्थितियां हमें रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उन तीन स्थितियों को देख लेते हैं ताकि जब हम ग्राफ बनाएं तो उसके जो हल हैं वो हम आसानी से ज्ञात कर सकें। तो मान लेते हैं हमारे पास जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति, अगर हमारे पास पहली स्थिति में जो रेखाएं हैं वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से कहीं भी किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पर कर रहा है तो किसी एक बिंदु पर वो कहीं भी काट सकती हैं एक दूसरे को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर काटती हैं। प्रतिच्छेद या फिर काटना, प्रतिच्छेद यानी कि काटना करती हैं। ये मैंने अर्थ बताया है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, करती हैं। तो इस स्थिति में जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है, जो भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है
उसका केवल एक और केवल एक हल होता है। कितने हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी दो चर रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका केवल, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, केवल एक हल। इस केवल एक हल को हम कभी कभी इसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल। केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल होता है। मतलब ये है कि एक वैल्यू x की मिलेगी आपको और एक वैल्यू y की मिलेगी, बस सिर्फ इतना होगा। केवल एक हल मिलेगा जिसमें कि एक मान आपको x का मिलेगा, दूसरा y का मिलेगा। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप उसको समझ पाएंगे। अभी तो सिर्फ आप उसको इतना ही दिमाग में रखिएगा। अब उसके बाद जो दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति क्या है कि अगर रेखाएं समांतर हों, रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं। मान लीजिए कि रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा ऐसे है। तो अगर रेखाएं समांतर होती हैं इस प्रकार से, जो एक दूसरे से कभी ना मिले, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। इनको आप बराबर रेखा मत समझिएगा, ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनको आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ना ही पीछे से और ना ही आगे से, कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो ये समांतर रेखाएं हैं, इनको बराबर नहीं कहते हैं। बराबर तो हम उस रेखा को बोलेंगे जब दोनों की लंबाइयां बराबर हों। जैसे ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, तो अब हम बराबर बोलेंगे। लेकिन यहाँ समांतर का मतलब होता है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी ना काटे, कभी ना एक दूसरे से मिले। तो अगर दूसरी स्थिति समांतर रेखाओं की है, तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो मैं यहाँ पर जैसे लिखूंगा, यदि दोनों रेखाएं समांतर हों तो जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। यदि दोनों रेखाएं समांतर हों तो मैं लिख देता हूं, कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं है तो आपको x और y का मान ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं है। ये इसलिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं ताकि जब ग्राफ बनाएं तो वहां पर अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है फिर तो हम ज्ञात करेंगे, और अगर हल नहीं है तो हम ज्ञात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि अगर दोनों रेखाएं समांतर आ जाएंगी तो इस स्थिति में आपको कोई हल नहीं मिलेगा, ना तो x का ना ही y का, किसी का कोई मान नहीं मिलेगा। ये तो थी दूसरी स्थिति। सॉरी, ये हमारी पहली स्थिति थी, ये दूसरी। अब तीसरी देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति, मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, ये एक रेखा है, दूसरी रेखा भी इसी के अंदर है, तो इसको क्या बोलेंगे? संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं अगर इस प्रकार से बनेंगी कि दोनों रेखाएं एक में हों, तो ऐसी स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का
अनंत हल होता है। अनंत का मतलब अनंत, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि यदि रेखाएं समपाती हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसको हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। या तो आप ऐसे कहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अनंत हल। अनंत हल तो आपकी समझ में आ रहा होगा। अनंत हल का मतलब इतने हल जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कोई सीमा ही नहीं है उनके हलों की। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो ये 3 स्थितियां हैं जो हमें ग्राफ बना के किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम जो उसका हल है वो आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो 3 स्थितियां आप दिमाग में रखिएगा। अगर रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो आपको केवल और केवल एक हल मिलने वाला है, एक x का मान और एक y का मान। अगर रेखाएं समांतर होती हैं, ग्राफ पर बनाई हुई जो रेखाएं हैं, जो भी आपने ग्राफ बनाया है, अगर उसकी रेखाएं समांतर हैं तो आपको इस स्थिति में कोई हल नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर रेखाएं समपाती हो जाती हैं तो आपको अनंत हल मिलेंगे। तो अनंत हल तो ज्ञात किए नहीं जाते हैं, तो बस हम दिखा देंगे कि अनंत हल हैं, लेकिन कौन कौन से हैं उन हलों को हम ज्ञात नहीं करेंगे। अब क्योंकि अनंत हैं तो किसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसलिए ये बातें केवल आपके समझने के लिए यहाँ पर मैंने बताया है। चीज़ें अपने आप में बहुत आसान हैं, बस आप इनको करते जाइए और समझते जाइए। अपने आप सारी बातें आपके समझ में आती चली जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इन बातों को समझना है। तो ये जो मैंने आपको 3 स्थितियां दिखाया है, ये ग्राफ पर रैखिक समीकरण युग्म का हल करने में हमारी मदद करेंगी। तो अब हम पहले क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 3.1 में बीजगणितीय मतलब जो समीकरण बनाया था आपने, यहाँ पर भी हम वैसे ही समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को देखकर हम उनके हल को भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये काम करना बहुत आसान है जो इसने क्वेश्चन में बोला है। हम पहले फटाफट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पॉइंट है उसका समीकरण बना लेते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्राफी विधि से हम x और y का मान भी ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज है। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी फर्स्ट पॉइंट दिया है उसको हल करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 चर में समीकरण बनाना है तो x और y का प्रयोग करेंगे और युग्म होना चाहिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। युग्म मतलब जोड़े, 2 समीकरण एक साथ बनेंगे।
इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट। तो पहले हम समीकरण युग्म बना लेते हैं, जो भी बनाना है। देखिए, ये इस क्वेश्चन में हमें जो है कोई भी प्रतियोगिता, आप प्रतियोगिता को मैं समझा देता हूँ। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। मान लीजिए स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं वो कंपटीशन करवाते हैं। मान लो पेंटिंग का कंपटीशन हो सकता है, जिसमें बच्चों से फिगर बनवाया मतलब चित्र बनवाते हैं, और फिर जिसका भी अच्छा होता है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइड करके फिर उसको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है। इंग्लिश का कंपटीशन हो सकता है, साइंस का भी कंपटीशन हो सकता है, मैथ का कंपटीशन हो सकता है, पेंटिंग का कंपटीशन, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंपटीशन हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है गणित की प्रतियोगिता है। तो गणित की प्रतियोगिता में 10 बच्चों ने भाग लिया है। 10 बच्चों ने भाग लिया है, ज्यादा बच्चे नहीं। अब 10 विद्यार्थियों में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, लेकिन वो कितने हैं वो हमें पता नहीं है, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो x और y मान के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माना लड़कों की संख्या x है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने लड़के हैं, तो x माना जाएगा। और लड़कियों की संख्या क्या है? y है। ठीक है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्न अनुसार आते हैं हम। प्रश्न अनुसार क्या है कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल 10 विद्यार्थी हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 समीकरण बनाना है, इसलिए मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। गणित में जो प्रतियोगिता में भाग लिए गए विद्यार्थी हैं वो टोटल कितने हैं? 10 हैं। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा गया है कि 10 विद्यार्थी ने जो है गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगी। तो इसका मतलब कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। उसमें लड़कों की भी संख्या है और साथ में लड़कियों की भी संख्या है। तो पहला जो समीकरण बनेगा वो बनेगा x + y = 10। ये आपका पहला समीकरण बन गया है। ये केवल समझने वाली बातें हैं कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर यानी कि प्लस कितने हैं? 10 हैं। ये यहाँ समझना था। और ये जो दूसरा समीकरण बनेगा, ये दूसरा समीकरण जो बनेगा वो इसमें बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। इसमें कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये चीज हमें यहाँ पर समझना है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो अगर मैं इसको हिंदी में लिख के दिखाऊंगा, या चलिए वैसे तो समझना ही तो है। ये पहला समीकरण है। दूसरा, ये जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो बराबर है किसके? लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों
की संख्या से 4 अधिक है तो मैं +4 करूंगा। अगर 4 अधिक है तो 4 इसमें और जोड़ दिया जाएगा। तो लड़कियों की संख्या क्या है? y है। लड़कों की संख्या x है तो +4। तो ये जो आप देख रहे हैं कि y बराबर x +4, ये तो है लड़कियों की संख्या, x है लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या से 4 अधिक लेना है, यानी कि 4 हमें और जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब इसको हम अगर अलग अलग तरीके से लिखना चाहें, तो अगर हम पदों को इधर उधर करते हैं तो देखिए आप कितने रूप बनाएंगे इसको, कि y, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x यहाँ प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा x, और बराबर किसके हो जाएगा? 4 के। तो ये कितना मिला? y माइनस x बराबर 4। या तो इसको आप ऐसे लिखिए जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये भी आपका चल जाएगा। ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्योंकि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसमें उसमें होता क्या है कि जो पहला होता है पद वो x में होता है, प्लस फिर होता है by, फिर होता है c और फिर बराबर 0। तो पहले x वाला पद है, फिर y है, फिर c है। तो अगर आप इसमें पहले x वाला पद लिखें तो x वाला पहले आ जाएगा। अब क्योंकि x यहाँ पर माइनस में है तो वो माइनस में ही रहेगा, x माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, भले आप इसको पीछे लिखें या आगे लिखें। y यहाँ पर प्लस में है तो y आपका प्लस में रहेगा, बराबर 4। तो यहाँ पर समीकरण को लिखने का तरीका है, चाहे आप इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस यानी कि घटना है, x में से y को घटा दिया जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है यानी कि आपस में घट जाएंगे। तो आप इसको x माइनस वाई बराबर 4 भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे, कौन सा समीकरण लेते हैं। ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से लिख के आपको समझाया है। तो समीकरण 2 इनमें से आपका कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी आप समीकरण 2 ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो ले लीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको जो है समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 इसको मैंने माना है। आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम समीकरण तो बना चुके हैं, समीकरण तो हमारा बन चुका है। अब हम इसका जो है ग्राफ पे दर्शाएंगे, और ग्राफ पे दर्शाने के बाद इनके हल भी ज्ञात करना है। तो पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। ये रहा आपका बॉक्स, और इसके अंदर x और y, ये x है और ये y है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इनके मान रखने हैं और पॉइंट्स निकालने हैं। तो समीकरण 1 के लिए बना हुआ है। तो समीकरण 1 ये है, तो आप इसको लीजिए, x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा पहला समीकरण है। तो x का मान हम क्या रखेंगे? 0। तो अगर x का मान 0 रख रहे हैं तो रखने पर आप लिखिए। तो x अगर 0 हो गया तो प्लस y बराबर आएगा 10। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो y का मान आपको 10 मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब अगर हम y को ही 0 ले लेते हैं तब देखते हैं क्या मिलेगा। अगर y बराबर अगर हम y का मान 0 रखते हैं तब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो अब ये बन जाएगा x प्लस
y का मान 0 बराबर 10, तो x का मान क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम समीकरण 2 लेते हैं और उसका भी इसी प्रकार से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम समीकरण 2 ले रहे हैं। तो समीकरण 2 के लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें x और y का मान 2 हल से ज़्यादा ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मर्जी है। 2 से ज़्यादा आप कितना भी ज्ञात करिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण 2 हमने किसे माना था, ये -x प्लस वाई बराबर 4, -x प्लस वाई बराबर 4, ये माना था इसको। तो पहले मैं x का मान 0 ले रहा हूँ, पहले मैंने x 0 माना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x बराबर 0 रखने पर। तो ये तो हो गया -x हो गया 0 प्लस y बराबर 4। तो 0 ना तो पॉजिटिव लिया जाता है ना नेगेटिव, ना तो मतलब 0 को आप प्लस में ही वैल्यू देते हैं ना ही माइनस में, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो y आपको कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। अब आप y0 लिखेंगे, तब देखते हैं। अब यहाँ पर y बराबर यहाँ और लिख देते हैं, और y बराबर 0 रखने पर अब हमें क्या मिलेगा उसको देखते हैं। तो ये है माइनस का x प्लस का y बराबर 4। तो अब माइनस का x प्लस y हो गया 0 बराबर आएगा 4। तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये माइनस x यहाँ पर गड़बड़ करेगा, क्योंकि ये माइनस का x है। तो इस माइनस को आप उठा के इधर प्लस में ले जाइए, माइनस का था ना ये प्लस में चला गया। हमें तो x का मान चाहिए, माइनस x का मान नहीं चाहिए। तो 4 इधर माइनस में आ जाएगा, तो x का मान आपको माइनस का 4 मिलेगा। तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x का मान कितना आया है, माइनस का 4 आया है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं कि x का मान -4 आया है। मैंने यहीं पर लिख दिया है, इसको आप नीचे भी लिख सकते थे x बराबर -4, क्योंकि मैं इतने में ग्राफ बना दूंगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नीचे नहीं आया, ताकि जो है हमारा जो ग्राफ है वो इतने में बन जाए। तो चलिए, हमारे पास दोनों समीकरणों के 2-2 हल निकल चुके हैं। अब हम सीधा जो है यहाँ पर ग्राफ बनाने जा रहे हैं। उस ग्राफ को आप देखिए और समझिए कि वो ग्राफ कैसे बनेगा। ये ग्राफ बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस आपकी समझ आना चाहिए कि हम इसको कैसे बना रहे हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। ये आपका x है और ये आपका x डैश है, ये y है और ये y डैश है। आप 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे। अब क्योंकि हम हल भी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो 1-1 सेंटीमीटर निशान है ये बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी कमी होती है तो हमारा जो आंसर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आंसर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से ऐसा करना पड़ता है। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान आप स्केल से लगाएंगे, मैं हाथ से लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो बस आपको समझाना है। बाकी मैं आंसर भी निकाल दूंगा, आप बस समझ लीजिएगा। ये है आपका 0, जो कि O का भी काम करता है। हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 10 से ऊपर ना तो इसके अंदर है ना ही इसके अंदर है। तो अगर मैं पैमाना 1 का लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 है, तो 10 पता नहीं कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हम 2 का ले लें तो 2 4 6 8 10 हमें मिल जाएगा। तो 2 4 6 8 और ये 10,
यहाँ माइनस में चलेगा, -2, -4, -6, -8 और ये यहाँ पर आपका माइनस का 10 है। फिर यहाँ भी -2, -4, -6, -8 और माइनस का 10। यहाँ प्लस में चलेगा 2, 4, 6, 8 ये 10। ठीक है, आपके सामने है ये ग्राफ, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। यहाँ देखते हैं x 0 है, y 10 है, तो x दोनों ही प्लस में है, तो x 0 यहाँ पर है, y 10 यहाँ पर है, तो बिंदु भी यहीं पर रहेगा। पहला बिंदु तो हमें मिल गया, यहीं पर मिलेगा पहला बिंदु। दूसरा x यहाँ पर 10 है, y 0 है, तो x 10 है जो कि प्लस का है, तो यहाँ पर मिलेगा, और y 0 है, दोनों यहीं पर रहेगा। तो इन दोनों रेखाओं को हमें मिलाना है। तो अब क्योंकि ये रेखाएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए तभी हमें आंसर मिलेगा, इसलिए मैं इसको बिल्कुल सीधा मिलाऊंगा। आप इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, एक सीधी रेखा बननी चाहिए, क्योंकि अगर ये तिरछा बनेगा तो हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। आंसर हम तभी निकाल पाएंगे जब ग्राफ को अच्छे से बनाया जाएगा। एक सीधी रेखा तो अब बननी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो ये मैंने कोशिश किया है एक सीधी रेखा को बना पाऊं। तो थोड़ी बहुत टेढ़ी है, लेकिन चलिए आप समझ जाएंगे। तो ये बिंदु ए मान लेते हैं और इसके निर्देशांक यहाँ से लिख लेते हैं। x 0 है, y 10 है, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर पहले x हमारा 10 है, y 0 है, तो x यहाँ पर 10 है, y 0 है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। पहला तो रेखा बन गया, और इस रेखा का समीकरण भी आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या है इसका समीकरण? x + y = 10। तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x + y = 10 जो है वो इस रेखा का समीकरण है। आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हम ये वाला लेते हैं, दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर जब आप इस दूसरे समीकरण को लेंगे तो इस दूसरे समीकरण में हमें इसको केवल हलों को ही लेना है। तो x का मान 0 है, y का मान 4 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं x 0 है, y 4 है। ठीक है, तो x 0 है, y 4 है, तो x का मान यहाँ पर 0 है और y 4 आपको कहाँ मिलेगा? प्लस का 4 है वो, तो यहाँ मिल जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ मिल गया। ठीक है, अब x का मान -4 है और y का मान 0 है, तो x का मान -4 और y 0 आपको कहाँ मिलेगा? x का मान -4, देखिए x यहाँ पर प्लस में है, x यहाँ पर माइनस में है, तो x अक्ष पे आपको -4 यहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार से मिल गया। तो दोनों ही बिंदु मिल गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं और एक सीधी रेखा बनाते हुए, क्योंकि अगर ये सीधी रेखा नहीं बनेगी तो हमारा आंसर भी सही नहीं आएगा। सीधी रेखा पे हमें दिखाना ही पड़ेगा इसको। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में ही जाना भी चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में जाना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ये जो बिंदु है इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी, इसको सी मान लेते हैं और इसके निर्देशांक हम लिखेंगे 0,4, क्योंकि पहला x का मान 0 है, y यहाँ पर 4 है। इस बिंदु पर आते हैं, इस बिंदु को नाम देते हैं D और इसमें -4 और 0, तो -4, 0, इस प्रकार से ये हो गया।
तो क्या हमारा ग्राफ कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा। समीकरण दर्शाना चाहते हैं तो इस रेखा का समीकरण भी आप दर्शा दीजिए। समीकरण कहीं भी लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। -x + y = 4, यही आपका समीकरण बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसके हल के बारे में बात करें। हल के बारे में तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, बिल्कुल काट रही हैं। तो यहाँ पर आप इसके हल को लिखेंगे। मैं लिख के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि दोनों रेखाएं यानी कि यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, अतः केवल एक हल है। केवल एक हल है। क्या है वो केवल एक हल? कौन सा होगा? अब आप लिखिए, x का मान लिखिए और y का भी मान लिखिए। तो x का मान कैसे? आप जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु से आप बिल्कुल सीधा नीचे चले आइए। बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर सीधा आना है। बिल्कुल टेढ़ी रेखा ना हो, बिल्कुल सीधा। तो ये जो x अक्ष पे काट रहा है, ये आपका x का मान है। 2, यहाँ से यहाँ तक 2 है। ये फिर कितना होगा? 3, फिर ये 4, यानी कि x का मान आपको 3 मिला। x का मान कितना मिला? 3। अब आप इधर y अक्ष पे जाइए, बिल्कुल सीधा, कहीं मुड़ना नहीं है, कहीं टेढ़ा नहीं होना है, बिल्कुल सीधा जाइए। तो यहाँ पर काटेगा। ये तो आपका 3 था और ये कितना है? 6 के बाद 7, ये आपका 7 है। तो y का मान और x का मान मिल गया। तो अब आप लड़के और लड़कियों की संख्या भी बता सकते हैं। लड़कों की संख्या को x, लड़कियों की संख्या को y माना गया था। तो अब आप लिख भी सकते हैं, अतः क्योंकि हमने x का भी मान निकाल दिया है और y का भी मान निकाल दिया है। कहाँ से निकाला है? इस ग्राफ से निकाला है, जो कि आप देख भी रहे होंगे। अतः लड़कों की संख्या को क्या माना गया था? लड़कों की संख्या को तो x माना गया है और x का मान 3 है, यानी कि 3 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या को क्या माना गया था? y। तो y यहाँ पर 7 है। तो यानी कि उस कंपटीशन के अंदर 3 तो हैं लड़के और 7 हैं लड़कियां। अब आप कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है कि वो 7 हैं और लड़कियों की संख्या 3 है। और दोनों को जोड़िए, 7 और 3 10, यानी कि कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो ये हमारा एक करेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट पॉइंट का। यही आपको करना था। इसी प्रकार से आप रेखाओं से पता लगाएंगे कि उस समीकरण का हल है या फिर नहीं है, और अपरिमित है या फिर क्या है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा रेखाओं को देखकर। अगर रेखाएं समांतर होती तो हम कहते समांतर की स्थिति में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। अगर रेखाएं संपाती होती तो हम कहते अनंत हल है। लेकिन अब केवल एक बिंदु पर काट रही हैं तो केवल एक हल तो है।
x का भी एक मान निकल गया, y का भी एक मान निकल गया। इसके अलावा x और y का कोई भी दूसरा मान नहीं मिलेगा आपको, असंभव है। तो इसलिए आपको यही काम करना है। इस एक्सरसाइज 3.2 में सभी क्वेश्चन जिसमें भी आपको ग्राफ बना के हल ज्ञात करना हो, आपका मेथड यही रहेगा जो मैंने यहाँ पर सिखाया है, समझाया है। आप पहले उसके दो दो हल ज्ञात करिए। उससे पहले तो आप समीकरण बनाइए। सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको हम दो दो हल ज्ञात करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर उन रेखाओं की स्थितियों को देखेंगे जो दोनों रेखाएं ग्राफ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि उसका हल है या नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक है, तो वो आप डिसाइड करके आप उसको बता देंगे। यही होता है ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना, ऐसे ही किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट को लेते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं सेकंड पॉइंट पे क्या है। सेकंड पॉइंट में हमें कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपए है। ठीक है, कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए पेंसिल के मूल्य को x रुपए मानेंगे और कलम के मूल्य को y रुपए मानेंगे। और ऐसा मान के हम एक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर x और y का मान ज्ञात करेंगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर, सेकंड पॉइंट का आंसर होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं। तो जब आप ऐसा करने जाएंगे तो आप यहाँ पर इसका हल लिखिए। आप लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है, और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। कलम का क्या मूल्य है, y रुपए है। ठीक है, आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार उसने 5 पेंसिल खरीदा है और 7 कलम खरीदा है। तो 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल तो x रुपए की है, तो 5 पेंसिल हो जाएगा 5x का। और 7 कलम खरीदा है, एक कलम y रुपए का है, 7 कलम 7y का हो जाएगा। बराबर कितने रुपए दिए हैं उसने, 50 रुपए दिए हैं पेंसिल और कलम दोनों को मिलाकर। इन दोनों को मिलाकर उसने 50 रुपए दिए हैं, तो प्लस का निशान लगाइए। तो ये है आपका पहला समीकरण जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। पहला समीकरण है आपके सामने। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाते हैं और अब कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल, अब दूसरी कंडीशन में 7 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 पेंसिल लेगा तो 7x हो जाएगा, प्लस फिर है 5 कलम, एक कलम y का है तो 5 कलम 5y का हो जाएगा। और इस पे उसको 46 रुपए, दोनों को मिलाकर इस बार उसने कितने रुपए दिए हैं, दोनों इस बार मिला के 46 रुपए दिया है। तो ये है आपका समीकरण 2। तो समीकरण युग्म भी बनाना बहुत आसान होता है।
जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, बहुत ही आसानी से बन गया है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। इसी प्रकार से किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इनके बीच में गुणा का निशान है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 5 गुणा x 7 गुणा y, 7 गुणा x 5 गुणा y। निशान गुणा का दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर एक पेंसिल 10 रुपए की होगी तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5 गुणा 10 यानी कि 50 रुपए का। तो गुणा तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर एक कलम 2 रुपए का है तो 7 कलम कितने का होगा? 2 सत्ते 14 रुपए का होगा। तो इस प्रकार से हमें उनको इस प्रकार से ही लिखना पड़ता है कि 5x प्लस में 7y बराबर 50 और फिर नीचे 7x प्लस 5y बराबर 46। तो दो स्थितियां उसने दिया था, दोनों समीकरण युग्म बन गया है। जब आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो आपको हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम पहले समीकरण 1 का निकालते हैं। समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे? हम हल ज्ञात करेंगे। 2 हल ज्ञात करना हमारे लिए कम से कम जरूरी होता है। 2 हल अगर हमारे पास है तो उससे हम ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रहा x का मान और ये रहा y का मान, आपके सामने है ये। तो समीकरण 1 क्या है कि 5x प्लस का 7y बराबर 50, यही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। हम x का मान पहले क्या लें? आप कुछ भी लीजिए, ऐसा लीजिए जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लें, x का मान या y का मान, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो शुरू से ही 0 लेते आए हैं x का मान, तो चलिए आज भी 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर तो ये बन जाएगा हमारा 5 गुणा में x का मान 0 हो गया प्लस का 7y बराबर 50। 5 की गुणा 0 में करेंगे अगर आप तो 0 मिलेगा, प्लस का 7y बराबर 50। तो y बराबर आपको मिलेगा 50 और 7 यहाँ बटे में जाएगा। तो y बराबर 50 को 7 से आप भाग करेंगे और जो भी आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए मैं भाग करके देख लेता हूँ कि क्या मिलेगा अगर मैं भाग करूँगा। तो यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं, 50 को भाग करना है 7 से, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और घटाएंगे तो 1 मिलेगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7 होगा और फिर आ जाएगा यहाँ पर 3 और पॉइंट लगा है तो यहाँ 0, 7 चौक 28। इस प्रकार से 7 तिया 21, 7 दूनी 14। तो 7.14 लेना बहुत है। 7.14 मैं लूंगा भी। 7.14 बस इतना लेना काफी होता है, ज्यादा नहीं लेंगे हम। तो ये भी आपके समझ आ रहा होगा। अब हम y0 लेते हैं। तो अगर y बराबर 0 लिया जाए रखने पर, तो अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। y बराबर 0 रखने पर अगर y 0 है तो अब क्या बनेगा? समीकरण तो ये रहा कि 5x प्लस में 7 गुणा y तो हो गया 0 बराबर आएगा 50 के। तो 5x प्लस 7 की 0 में करेंगे 0 बराबर आएगा 50 के। इस 0 का कोई अर्थ नहीं है, तो सीधा 5x बराबर 50 और फिर x बराबर आएगा 50 और जो 5 यहाँ गुणा में है, यहाँ पर कोई निशानी तो गुणा का होता है, तो ये बटे में चला जाएगा और 5 दाम 50, यानी कि x का मान कितना मिलेगा आपको? 10, केवल और केवल 10 मिलेगा। तो आप 10 यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है। तो 2 हल आपको दिख रहा होगा, अच्छे से हमने निकाल दिया है। ठीक है, अच्छे से निकल गया है। अब आपको समीकरण 2 के लिए भी यही काम करना है। तो ये पेज में खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ भी लिखता हूँ समीकरण 2 के लिए। पहले समीकरण का काम हो चुका है, सिर्फ इतना यहाँ तक, और इसके दोनों हल यहाँ पर हैं। समीकरण 2
के लिए। समीकरण 2 के लिए पहले तो हम बॉक्स बना लेते हैं। इस प्रकार से बॉक्स बनेगा, आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो समीकरण 2 लेना है हमें, तो ये रहा 7x प्लस का 5y बराबर 46, यही है। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। पहले तो हम x का मान 0 लेते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर तो ये बन जाएगा 7 गुणा x का मान 0 प्लस का 5y बराबर 46। 7 की 0 में करेंगे 0 प्लस 5y बराबर 46, तो y बराबर आएगा 46 बटे में 5, यानी कि y बराबर 46 को अगर हम 5 से भाग करें तो 5 नीम हो जाएगा 45। पॉइंट लगाएंगे, घटाने पर तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि आपको 9 पॉइंट कितना मिलेगा, 9.2 मिल जाएगा। मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट 9.2 लिख रहा हूँ। बाकी हम भाग करके भी देख लेते हैं, मैं आपको भाग करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं 46 को 5 से भाग करूँगा तो 5 नीम हो जाएगा 45, घटाने पर 1.0, 5 दूनी 10, तो 9.2 आपको मिल गया। ठीक है, ये अब हम y को 0 लेंगे, तो y 0 लेंगे तो y बराबर 0 रखने पर 0 रखने पर अब अगर y 0 है तो समीकरण में 7x प्लस 5y बराबर 46 है। ये 7x प्लस का 5y बराबर 46 है। ये तो 7x प्लस 5 गुणा y हो गया 0 बराबर आएगा 46 के, तो 7x प्लस 5 की 0 में करेंगे 0 बराबर आएगा 46 के। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो 7 यहाँ गुणा में है तो बटे में जाएगा, और फिर आप इसको यहाँ पर x बराबर करके भाग करके लिख सकते हैं। 46 को चलिए हम 7 से भाग करते हैं। मैं 46 को 7 से भाग करूंगा, 7 अठे 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पच्चे 35, 7 छिक 42, तो 7 छिक 42 करिए पहले तो घटाएंगे 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 पचे 35, 7 पचे 35, घटाने पर 5 मिलेगा, 7 सत्ते 49, 1 मिला। तो अब आप यहाँ पर 6.57 कह सकते हैं। कितना? 6.57। तो 6.57 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हो गया 6.57। दोनों के हल निकल गए हैं, आप देख सकते हैं बॉक्स सामने सामने हैं एक दूसरे के। हम अब सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बना देंगे और फिर उसके जो हल हैं उसको भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए ग्राफ बना देते हैं अब इसका हम। जब आप इसको ग्राफ बनाने जाएंगे तो एक इस प्रकार से y अक्ष, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इस प्रकार से ये बनेगा जैसा कि दिख रहा होगा आपको। बहुत आसान है बनाना। ये आपका x है और ये x डैश, और ये है y और ये है y डैश 0। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाइए, केवल 1 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगेगा। फिर यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगेगा। यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगेगा। ठीक है,
पैमाना हम लेंगे इसके अकॉर्डिंग कि हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं। 10 तक हैं, अधिकतम तो 10 हैं क्योंकि 9.2 भी 10 से छोटा है, 6.57 भी 10 से छोटा है। तो 10 से कम है तो 2 2 4 का लेना सही होगा। 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 और माइनस का 10। 2 4 6 8 और यहाँ पर 10। -2 -4 -6 -8 माइनस का 10। ठीक है, आसान है। अब हम पॉइंट्स लेते हैं। तो पहला समीकरण लेते हैं, x का मान 0 है, y जो है 7.14 है। तो x0 ये रहा, y जो है 7.14 हमें कहाँ मिलेगा? तो 7.14, 6 तो ये रहा, एक आगे इसका आधा जब लेंगे तो 7 मिल जाएगा। अब 0.14 थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं बस, क्योंकि वो उस पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को देखा नहीं जा सकता, थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, सिर्फ इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर x 10 है, y 0 है, तो x हमारा 10 है, तो x 10 तो हमें यहाँ मिलेगा, ये रहा। और अब हमें इन दोनों को आपस में मिलाना भी पड़ेगा। तो चलिए एक सीधी रेखा में मिलाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना है इसमें तो हमें बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। x का मान y का मान तभी ज्ञात कर पाएंगे जब रेखाएं बिल्कुल सीधी होंगी। अगर रेखाएं टेढ़ी होंगी तो हम x और y का मान अच्छे से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रेखाओं का सीधा होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से इन रेखाओं को सीधी रेखा में मिला रहा हूँ। इस प्रकार से मिल गया। और क्योंकि ये समीकरण 1 था तो इसका हम समीकरण भी लिख देंगे, लेकिन चलिए अभी लिख देंगे इसको। तो इस बिंदु को हम A मान रहे हैं और इसके निर्देशांक जो भी हैं यहाँ पर 0,7.14, 0,7.14 और ये आपका B है, तो इसका जो भी निर्देशांक है 10,0, 10,0 आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से। और इसका जो भी समीकरण है, पहला समीकरण क्या है? 5x + 7y = 50। समीकरण भी लिख देते हैं, 5x + 7y = 50। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपके अच्छे से। हाँ, तो पहले समीकरण का तो हो गया काम हमारा। अब दूसरा और लेना है। ये कॉमा है, इसको आप 100 मत समझिएगा इनके बीच में, क्योंकि दो निर्देशांक होते हैं, ये x और y, कॉमा है ये इनके बीच में। दूसरे पे आते हैं, x 0 है और y जो है 9.2 है, तो y 9.2 प्लस में है, तो 9.2 का मतलब 8 तो ये है, ये रहा 9 और थोड़ा सा आगे यानी कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा लेते हैं, कहाँ पर है? x तो 0.57, y 0 है, तो 6.57 हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 6 ये रहा, 6 ये रहा, 0.5 जाना है। पहले तो आप 7 पे जाइए, तो ये आपका 7 है। 6 के बाद 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है, तो आजा जाएंगे तो आपको 7 मिलेगा। तो ये जो 7 है, 7 है, ये 6 और 7 के बीच में क्या है? 7 है। तो 6.5 जाना है हमें, 6.57 है बल्कि। तो 6.5 का मतलब कि आपको 6 और 7 का भी आधा लेना है, तो ये आधा है। अब क्योंकि 7 भी है, क्योंकि 6.57 यानी कि आपको पॉइंट कम से कम यहाँ पर मिलेगा। ये आपका पॉइंट है, पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंटों को बहुत ही बारीकी से एक सीधी लाइन में मिलाइएगा, तभी आप आंसर को ज्ञात कर पाएंगे, वरना तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इनको एक सीधी रेखा में मिलाने की, क्योंकि एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अगर स्केल से मिलाते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिल जाता,
कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हमें तो इसको एक सीधी रेखा में लेके जाना है। एक सीधी रेखा में आप इसको लेके आएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और सीधी रेखा आप इधर भी निकालेंगे और इधर भी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स को सीधी रेखा में मिला दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को C माना है और इसके निर्देशांक यहाँ पर 0,9.2 है, तो 0,9.2। और इसका जो रहेगा, इसका रहेगा आपका D, इसका D पॉइंट रहेगा। तो D मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ दिखा देते हैं D। और इसके निर्देशांक रहेंगे 6.57, 6.57, 0 ऐसे आप इसको दिखाएंगे। 6.57, ठीक है। और ये आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब इसकी समीकरण भी लिख लेते हैं। समीकरण 2 है ये, तो समीकरण को मैं लिख देता हूँ इसकी रेखा पर। इस रेखा पर आप वैसे तो कहीं भी लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। समीकरण 2 है ये, तो 7x प्लस का 5y बराबर में 46, ठीक है। तो यही है उस सेकंड पॉइंट का ग्राफ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और आप यही देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, तो इसका मतलब केवल एक हल तो है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि काटती हैं। अतः आप क्या जानते हैं? केवल एक हल है, केवल एक हल है। अब अगर केवल एक हल है तो आप x का मान लिखिए और y का भी मान लिखिए, ठीक है। तो x का मान के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। सीधी रेखा में नीचे आइए, बिल्कुल सीधी रेखा में, कहीं टेढ़ा नहीं होना है, बिल्कुल सीधी रेखा में। तो 2 के बाद ये 4 है, तो ये आपका 3 रहेगा। चलिए x का मान 3 आया। y का भी एक सीधी रेखा में जाइए, बिल्कुल सीधी रेखा में, तो 4 है ये और ये 6 है, यानी कि 5 आएगा। तो ये आपका 5 है, ठीक है। तो x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है। ये हमारा 3.2 में है। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 3.2, x का मान यहाँ पर x का मान 3 और y का मान 5 है, ठीक है, सही आया है। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा कि ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। अब आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अतः एक पेंसिल के मूल्य को हमने क्या माना था? एक पेंसिल का मूल्य x है और कलम का मूल्य y है। तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए माना गया है और x का मान 3 है, यानी कि 3 रुपए है। और एक कलम का मूल्य y रुपए माना गया है, y का मान 5 है, यानी कि 5 रुपए। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पॉइंट है वो आसानी से सॉल्व हो गया है। सेकंड पॉइंट भी इसके अंदर, और हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसी प्रकार से हम ग्राफी विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। यहाँ पर आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,
इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ों को समझना पड़ेगा। उनको समझने के बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर भी 3 स्थितियाँ ही बनेंगी, मतलब जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको और समझना है। तो मैं इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा बेसिक में समझा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से कर पाएं। तो थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। उसमें आपको रेखाओं की कंडीशन समझना है कि रेखाएं जो हैं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब समांतर होती हैं और कब समपाती होती हैं, ये आपको और यहाँ पर समझना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यदि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है, ये पहला समीकरण होता है, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण अगर है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, अगर ये हैं तो इनसे जो रेखाएं बनती हैं, यदि रैखिक समीकरण युग्म हैं, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म है, तो आप जानते हैं कि इनसे जो रेखाएं बनती हैं वो 2 रेखाएं बनती हैं। तो जो रेखाएं बनाती हैं वो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। रेखाएं समीकरण युग्म है तो रेखाओं की स्थितियां आपको समझना है। तो रेखाओं की स्थितियां निम्न होती हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास इस प्रकार से 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है जो आप देख रहे हैं, तो फिर जो रेखाओं की स्थितियां होती हैं वो होती हैं, कौन कौन सी हैं? यदि, ये आपका पहली स्थिति है, यदि A1 बटे में आप A2 लें और बराबर B1 बटे में B2 को लें और ये आपस में बराबर ना आए। अगर A1 बटे में A2 बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बीच में से काट दिया है, इसका मतलब बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के। अगर ऐसा है तो जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर ये स्थिति बनेगा तो आप कहेंगे कि जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को, अर्थात मैं करके लिख देता हूं, अर्थात दोनों रेखाएं
क्योंकि दो समीकरण हैं तो दो रेखाएं बनेंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही है पहली स्थिति, सिर्फ इतना। दूसरी क्या है? दूसरी है यदि आप A1 बटे में A2 लें और उसको बराबर कर दें B1 बटे में B2 के, यानी कि ये दोनों तो बराबर आ जाएगा, लेकिन बराबर नहीं आएगा तीसरा, किसके? C1 बटे में C2 के। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि A1 बटे में A2 तो बराबर है B1 बटे में B2 के, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरा जो है C1 बटे में C2 ये आपस में बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो जो रेखाएं हैं रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। अगर ये स्थिति बनेगी तो आप कहेंगे कि जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। इस स्थिति में तीसरा है यदि आप A1 बटे में A2 लें और वो बराबर आ जाता है B1 बटे में B2 के, और फिर तीसरा भी बराबर आ जाए C1 बटे में C2 के, मतलब तीनों ही आपस में बराबर हैं। A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर है C1 बटे में C2 के, तीनों बराबर हैं। अगर ऐसा है तो जो रेखाएं हैं वो समपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। कहने का मतलब ये है कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है और उसमें जो भी कोफिशिएंट यानी कि जो गुणांक होते हैं, मतलब कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं A1, B1, C1, A2, B2 और C2, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इन वास्तविक संख्याओं से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है उसकी जो रैखिक समीकरण की स्थितियां हैं, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ की जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर वो रेखाएं समांतर होंगी या समपाती होंगी। आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 से भी पता लगा सकते हैं, और वो पता लगाने के लिए आपको उनको ऐसे रखना पड़ेगा। मतलब पहले आप A1 बटे में A2 का मान ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि वो B1, B2 के बराबर है कि नहीं है, फिर C1, C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो ऐसे भी आप जो हैं उन रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफीय निरूपण है, मतलब कि जो रेखाएं हैं उन रेखाओं की स्थितियों को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो रेखाएं किस प्रकार से दिखाई देंगी, वो एक दूसरे को काटेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो भी A1, B1, C1, A2, B2, C2 दिया रहता है। तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है
उसमें हमें संगत और असंगत भी बताना है। संगत और असंगत बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो शब्द हैं, मैं दोनों ही शब्दों का अर्थ बता देता हूँ। संगत और असंगत। संगत और असंगत का अर्थ। देखिए, संगत का अर्थ होता है संगत का अर्थ होता है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल है। रैखिक समीकरण युग्म का हल है। संगत का अर्थ है ये कि रैखिक समीकरण युग्म का हल है। और दूसरा असंगत। असंगत का अर्थ होता है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये मतलब है असंगत का। तो असंगत का अर्थ होता है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और संगत का अर्थ होता है रैखिक समीकरण युग्म का हल है। तो ये जो तीन स्थितियां यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इन तीनों में ही संगत और असंगत को भी आपको समझना पड़ेगा। तो इन तीनों स्थितियों में आपको संगत असंगत भी जानना पड़ेगा। तो वो बहुत आसान है, मैं उसको भी बता देता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से सॉल्व हो जाए और वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो संगत और असंगत को अब हम समझ लेते हैं। संगत और असंगत। संगत और असंगत की स्थितियां, तीन स्थितियों के ऊपर हम बात करेंगे। पहला, यदि आप a1 बटे में a2 लें और वो बराबर नहीं आता है b1 बटे में b2 के, अगर ऐसा है तो रेखाएं केवल एक बिंदु पर, तो रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस स्थिति में दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाता है। आप क्या बताएंगे? रैखिक समीकरण युग्म संगत
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इस स्थिति में दो चर रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि संगत होता है, अर्थात एक हल एक और केवल एक हल होता है। और ब्रीफ में केवल इतना ही है कि अगर ये स्थिति बनेगी तो आप कहेंगे कि वो संगत है, सिर्फ इतना कहेंगे कि वो संगत है, यानी कि हल उसका है। दूसरा, यदि आप a1 लें बटे में a2 और वो बराबर आ जाता है b1 बटे में b2 के, लेकिन बराबर नहीं आता है c1 बटे में c2 के। अगर ऐसा होता है, अगर ये चीज़ आया तो आप कहेंगे कि रेखाएं समांतर होती हैं और फिर उसका कोई हल नहीं होता, यानी कि असंगत है वो। अगर ऐसा है तो रेखाएं समांतर होती हैं, अर्थात कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है और रैखिक समीकरण युग्म असंगत, यहाँ पर ये संगत है ये, और इस स्थिति में असंगत युग्म होता है। और असंगत का मतलब उसका कोई हल नहीं है। तीसरा, यदि a1 बटे में a2 बराबर आ जाए b1 बटे में b2 के, फिर बराबर आ जाए c1 बटे में c2 के, तीनों ही बराबर आ जाएं। अगर ऐसा है तो रेखाएं क्या होती हैं? समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ये भी ठीक है। साथ में ऐसे समीकरण युग्म, ऐसे रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं। मैंने बताया है कि अगर ये स्थिति बनेगी तो ऐसा जो भी रैखिक समीकरण युग्म होगा वो आश्रित होता है। आश्रित का भी अर्थ क्या होगा? संगत होगा, क्योंकि अनेक हल तो हैं लेकिन अनेक हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होते हैं, अर्थात आप उनको संगत भी कह सकते हैं, अर्थात संगत होते हैं। तो आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो भी ऐसे रैखिक समीकरण युग्म हैं इस स्थिति वाले, उनके जो हल हैं वो अनेक हैं लेकिन हल है, लेकिन वो आश्रित युग्म कहलाते हैं। आश्रित कहलाते हैं, समीकरण युग्म आश्रित होते हैं। और आश्रित का अर्थ क्या है? आश्रित का मतलब भी क्या होता है?
संगत। आश्रित का मतलब संगत होता है। तो यानी कि दो स्थितियां हैं जिसमें संगत हैं। एक तो इस स्थिति में संगत रहेगा, दूसरा इस स्थिति में आश्रित युग्म कहलाता है, लेकिन उसको हम संगत भी कह सकते हैं। हल है लेकिन अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, अर्थात वो असंगत होता है, क्योंकि उसमें हमें x और y का कोई मान नहीं मिलेगा। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में समझना था। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये स्थिति आएगी तो मैं बताऊंगा संगत है, ये स्थिति आएगी तो मैं बताऊंगा संगत है, और अगर ये स्थिति आएगी तो उसको हम संगत ही बोलेंगे, आश्रित नहीं बोलेंगे। सिर्फ उसको संगत बता दिया जाएगा कि वो भी संगत है। तो इस प्रकार से हम अगली वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है उसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बेसिक चीजें बता दिया है कि आप A1, B1, C1, A2, B2, C2 इनका भी प्रयोग करके रेखाओं की स्थितियों को जान सकते हैं, और साथ में हम ये भी जान सकते हैं कि उस समीकरण युग्म का हल है या नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। इन चीजों को भी पता लगाया जा सकता है। तो मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।